भारत के चैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको ये आपको देख प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हो। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, पूरा बे ऑफ बंगाल है। और ये आपका जो है अरेबियन सी है, अरब सागर। और आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में ही मिलेगा। मान लो ये है अंडमान और निकोबार, ये दोनों अलग आइलैंड हैं। अंडमान और निकोबार जो है ये दोनों अलग आइलैंड हैं। और अंडमान निकोबार जो है एक दूसरे को इससे पृथक करते हैं, तो यहाँ पर आपको चैनल मिलेगा। इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। एक्चुअल में ये 10 जो डिग्री चैनल जो है ना, एक्चुअल में ये अक्षांशीय रेखाएं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको अक्षांशीय रेखाएं देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, इस जगह पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप भी देखने को मिलेगा। इस जगह पर आपको इंडियन ओशन में आपको मालदीव मिलेगा। ये मालदीव, मैंने मालदीव लिख दिया, मालदीव है। और ये लक्षद्वीप। कभी कभी पूछ लेता है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है, नहीं है, 36 द्वीप पड़ेंगे। और आप ध्यान से देखोगे तो अंडमान और यहाँ पर एक अक्षांशीय रेखा गुजरेगी। और ये अक्षांशीय रेखा है 8 डिग्री, अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री। ठीक है? और लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड आपको यहाँ मिलेगा। एक आइलैंड लक्षद्वीप का ही है, इसका नाम है मिनिकॉय। नाम है मिनिकॉय। ठीक। अच्छा, हम ये कहें कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है, सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। ये भी, और हम ये कहें कि यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है तब भी ठीक, क्योंकि मिनिकॉय तो लक्षद्वीप का ही पार्ट है ना। अगर हम ये बोलें कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और भारत को अलग करता है, सही या गलत? बताओ। मालदीव और भारत को पृथक करता है 8 डिग्री चैनल, सही या गलत? तब भी बात सही है, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का ही तो है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एक अक्षांशीय रेखा और गुजरती हुई दिखेगी, 9 डिग्री अक्षांशीय रेखा, तो बिल्कुल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से गुजरेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9 डिग्री जो है चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पड़ता है। ठीक है? और ऊपर ही आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल, जो कि मैंने अभी बताया तरीके से गुजरते हुए जाएगा, ये चलकर ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार। ठीक है? तो यहाँ पर जो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पड़ता है। आपको 10 डिग्री भी पता चल गया। तो ये 8, 9, 10 डिग्री हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि और कौन से चैनल हैं। अब देखोगे इंडिया के इस साइड पर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आप देखो, नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ कंट्री है। साइड पर एक कंट्री है नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ, क्या नाम है? म्यांमार। ठीक है? और म्यांमार के आप थोड़ा सा नीचे देखोगे, मैप में दिखाते हैं आप।
यहाँ पर आपको एक 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 आइलैंड मिलेगा इस जगह पर, एक आइलैंड। अपने मैप में देखना, एटलस में आप लोग सब लोग इस जगह पर अंडमान निकोबार के जस्ट नॉर्थ में आप देखना, उत्तर में एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है कोको आइलैंड। है कोको आइलैंड। देख लो जरा, मैप निकाल के देखो सब लोग, यहाँ पे आपको कोको आइलैंड मिलेगा। इस कोको आइलैंड की वजह से यहाँ पर एक चैनल का नाम रखा गया है, तो बोला गया है कोको चैनल। कोको चैनल। कोको चैनल जो है, ये म्यांमार और अंडमान को अलग करता है। म्यांमार और अंडमान को हम ये भी कह सकते हैं कि कोको चैनल म्यांमार और भारत को अलग करता है, म्यांमार और अंडमान निकोबार को भी अलग करता है। तो ये किसी तरह से भी जितनी, मतलब कुल मिलाकर घुमा फिरा के बात वही है। ठीक है, वो किसी तरीके से भी सेंटेंस बदलने का प्रयास करेगा। बस अड़िग रहना कि कोको चैनल जो है वो भारत और म्यांमार को अलग करता है। फिर आपका भारत का कोई भी हिस्सा दे सकता है, अंडमान दे सकता है या अंडमान निकोबार दे सकता है। दोनों बातों के लिए तैयार रहना। ठीक है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि अंडमान निकोबार के दक्षिण में आपको इस साइड पर एक आइलैंड मिलेगा, एक द्वीप समूह जिसे बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है। और इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है जो भारत के सबसे नज़दीक है? कई बार मैंने बताया, सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चैनल और मिलेगा इस जगह पर, इसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इन्होंने इसलिए नाम दे दिया क्योंकि आपको यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम आइलैंड जो मिलेगा, उस आइलैंड का नाम है, बताओ क्या? ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है दक्षिण में पड़ता है, ये अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम आइलैंड। तो यहाँ पर ग्रेट चैनल, यहाँ पर ग्रेट चैनल हम कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया को पृथक करता है। ठीक है। या हम कह सकते हो कि जो है ये ग्रेट चैनल जो है भारत और सुमात्रा को अलग करता है। दोनों बातें सही है। ठीक है। ये आपके हो गई भारत के प्रमुख चैनल्स की जो बात की है। अभी एक चैनल और रह गया जो हम बताएंगे अभी। ये आप जो है इसको आप चाहो तो बाद में नोट कर लेना, ये कुछ चीज़ें और। चलो देखो, तो यहाँ पर आपको जो है, अभी मैंने बताया कि अंडमान निकोबार पड़ता है, और अंडमान निकोबार में भी आपको छोटे-छोटे कुछ आइलैंड मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान को हम हिंदी में बोलेंगे क्या? उत्तरी अंडमान। उसके बाद आपको एक आइलैंड मिलेगा मिडल अंडमान। फिर आपको मिलेगा साउथ अंडमान। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा लिटिल अंडमान। अब इसको हिंदी में भी देख लो कि नॉर्थ अंडमान को उत्तरी अंडमान, मिडल अंडमान को मध्य अंडमान, साउथ अंडमान को दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को लघु अंडमान, छोटा अंडमान कह सकते हो। फिर आपको यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा कार निकोबार। कार निकोबार के बाद आपको मिलेगा लिटिल निकोबार, और उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये मैंने सब लिख के बता दिए। मैप में आप देखना, मैप में आपको मिल जाएगा, बाद में आपको दिखा देंगे। अभी ये समझ लो। तो उत्तरी जो है नॉर्थ नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। एक चैनल आपका यहाँ पड़ेगा, तो अपने मैप में देखो, साउथ और लिटिल के बीच में ध्यान से देखो सब लोग, अपना एटलस एटलस उठाओ और देखो यहाँ पे कि
दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में बताओ कौन-सा चैनल है या कौन-सा एक दर्रा है, यहाँ पासेस मिलेगा, एक पासेस जिसे बोलते हैं। कोई बताएगा नाम? डंकन पासेस। डंकन पासेस आपको यहाँ पे देखने को साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच, ठीक है? अब कुछ चीज़ें और सुनो, इनकी सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे नॉर्थ अंडमान आपका अगर पूछे अंडमान का सबसे उत्तरतम आइलैंड बताओ, नॉर्थ अंडमान। निकोबार का सबसे उत्तरतम आइलैंड बताओ, कार निकोबार। निकोबार का दक्षिणतम आइलैंड बताओ, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड बताओ, मध्य अंडमान। बड़ा आइलैंड मध्य अंडमान। इनमें भी सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है? मध्य अंडमान। अंडमान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन-सा है? मध्य अंडमान। हाँ, मध्य अंडमान है। और देखो अ, यहाँ पर देखो आपको नॉर्थ अंडमान में चोटी मिलेगी, जिसका नाम है सैडल पीक। कौन-सी चोटी है? चोटी मिलेगी यहाँ पर, इसी जगह पे यहाँ पे, जिसका नाम है सैडल पीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सैडल पीक। तो अगर क्वेश्चन आए कि अंडमान की सबसे ऊँची चोटी बताओ, अंडमान की सबसे ऊँची चोटी है सैडल पीक। के बाद आप जो है मिडल अंडमान पे आओ, तो मिडल अंडमान की विशेषता हमने बताई है कि मिडल अंडमान जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है अंडमान का। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, मध्य अंडमान की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है ये बताओ? मध्य अंडमान की सबसे ऊँची चोटी। मध्य अं मध्य अंडमान की जो सबसे ऊँची चोटी मिलेगी, माउंट डियाबोली। माउंट डियाबोली। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं मैडम से पूछ रहे, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी क्या? अच्छा मैप में नहीं दिख रहा, तो रुको।
स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? देखो सब दिखाते हैं, इसमें तो दिख रहा होगा ना, देखो। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर आपको देखिए लैंडफॉल आइलैंड, ये लैंड, देखो मैंने आपको बताया कोको चैनल यहाँ मिलेगा, ये कोको, देख लो सारी चीज़ें, कोको चैनल हो गया, ये ईस्ट आइलैंड है, ये यहाँ देखो, ये है नॉर्थ अंडमान, ये जो ऊपर वाला आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये देखो ये है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, ये है, ये देखो ये है लिटिल अंडमान। ये अंडमान के आइलैंड पहले देख लो, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, समझ में आ गई ये? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ये देखो, देखो सब लोग दिख रही है, तो जरा दिख रही है, देखो लिखा हुआ है सैडल पीक। अब यहाँ पर देखो सैडल पीक के नीचे स्टुअर्ट आइलैंड एक और मिलेगा, स्टुअर्ट आइलैंड, स्मिथ आइलैंड, इनको भी देख लो, और साउंड आइलैंड, ठीक है। अगर देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन बनाए, जैसे मैंने लिख दिया स्मिथ आइलैंड है और स्टुअर्ट आइलैंड है या साउंड आइलैंड है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को भी लगा दे तो लगा सकते हो आप, स्मिथ आइलैंड, स्टुअर्ट आइलैंड, साउंड आइलैंड, देखो नीचे लॉन्ग आइलैंड, ना ये सारे, और यहाँ पर आपको डंकन पासेज मैंने बताया था देखने के लिए, डंकन पासेज देखो, डंकन दर्रा ये कहाँ पड़ता है? ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ेगा। तो सिस्टर्स आइलैंड है, पैसेज आइलैंड है, ये सब बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, यहाँ पे बहुत आइलैंड है, लेकिन हम लोगों को क्योंकि देखो 500 से ऊपर द्वीप आपको मिलेंगे यहाँ अंडमान निकोबार में, लगभग 500 से ऊपर द्वीप है, अब नहीं पढ़ने हैं, बस इंपॉर्टेंट कुछ है उनको देखना है बस। तो नील आइलैंड इसलिए है, अभी बताएंगे इसके बारे में, नील आइलैंड है, और आपका एक हैवलॉक आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, इनके नाम चेंज किए गए हैं, हैवलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड है ना, इनके नाम बदले गए हैं, जो है मोदी जी ने इनके नाम बदले हैं, तो ये भी बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पहले चोटियाँ देख लो, सैडल पीक आपको दिख गई सब लोगों को, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, इसलिए बोलते हैं मैप में आप लोग नोट किया करो, लिखा करो, यहीं पे गोला सर्कल बनाओ, लिखो, सजा के नहीं रखना है मैप को। मेरे सारे मैप ऐसे पुते हुए मिलेंगे। ये सैडल पीक हो गया, ये देखो अभी बताते हैं, यहाँ पे ये है आपका, ये दिख रहा है बैरन आइलैंड, ये बैरन अंडमान का, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यही है बैरन, ठीक है। यहाँ पर देखो नारकोंडम, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट, ठीक है, तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये अंडमान निकोबार के राइट साइड पे आपको मिलेगा, सबसे उत्तर में आपको नारकोंडम मिलेगा यहाँ पर, ये आपको बैरन नीचे मिलेगा, बैरन आपको मिडल आइलैंड के पास मिलेगा, मिडल आइलैंड आइलैंड के इधर राइट साइड पर, ये बात याद रखना। और देखो मंद अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताई थी, माउंट डियाबोली, हालांकि यहाँ पे माउंट डियाबोली आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पर भी, लिखा नहीं है माउंट डियाबोली, बस याद रखना माउंट डियाबोली जो है मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब बात करते हैं
दक्षिणी अंडमान की। तो दक्षिणी अंडमान में आपको एक चोटी मिलेगी। बताओ भाई दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? माउंट कुयूब, याद रखना। कौन-सी है? माउंट कुयूब। ये आपको ये भी ढूँढने से नहीं मिलेगी, ये ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो माउंट कुयूब जो है, वो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी है। और नेक्स्ट देखो, माउंट कुयूब ये लिखा है। हो सकता है नाम हो लेकिन माउंट कुयूब है। देख लेना एक बार चेक कर दोबारा से अपना एटलस देखो, आंसर ना नया लॉन्च एटलस ऑक्सफोर्ड का जो सरकारी का चलता है। नीचे हो सकता है लेकिन ये साउथ अंडमान की सबसे ऊँची चोटी माउंट कुयोबी है। ये 460 मीटर है ये माउंट कुयोब। और नेक्स्ट देखो, ये बात हम लोगों ने करी है दक्षिणी अंडमान। फिर आपका देखो लिटिल यहाँ पर अंडमान आ जाएगा, लिटिल अंडमान। नीचे और देख लो, 10 डिग्री चैनल हम आपको बता चुके हैं, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर देखो कार निकोबार आइलैंड देख लो, तो यहाँ पे ये कार निकोबार आइलैंड हो गया। और कार निकोबार के बाद मैंने बताया था लिटिल निकोबार, ये देखो लिटिल निकोबार आइलैंड। लिटिल निकोबार के बाद आपको नीचे बताया था मैंने ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? इंदिरा पॉइंट, कौन-सा है? इंदिरा पॉइंट। तो कहाँ पर पड़ता है? वो ग्रेट निकोबार में ही देखने को मिलेगा आपको, ग्रेट निकोबार, याद रखना। और अब बात करते हैं चैनल मैंने आपको सब बता दिए हैं। ज्वालामुखी बता अब बात करते हैं यहाँ देखो जो मैंने अभी बताया हैवलॉक आइलैंड, तो हैवलॉक आइलैंड का नया नाम रखा गया है क्या? स्वराज, क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। तो आप लोग मुझे बताओगे नील आइलैंड का नाम क्या रखा? मैंने बताया अंडमान निकोबार में आपका जो अंडमान का सबसे बड़ा जो आइलैंड कौन सा है? ये है मिडिल अंडमान। और दक्षिणी अंडमान की देखो खास बात क्या है, दक्षिणी अंडमान में कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपको जो है दक्षिण अंडमान पे मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर, ये देखो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया है? ये सब विजयपुरम। और देखो ये बंदरगाह भी है, भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह बोलते हैं कि जो है पोर्ट ब्लेयर है ये। हाँ, सेलुलर जेल भी आपको यहीं मिलेगी, काला पानी की सज़ा मिला कर दे सेलुलर जेल तरीके से जो है अंडमान निकोबार में देखो कुछ आपको जनजातियाँ भी देखने को एक चीज़ और याद रखना, ग्रेट निकोबार में आपको एक चोटी और मिलेगी, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर, है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में मिलेगी।
इंदिरा पॉइंट के बारे में बता चुके हैं। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है। इंदिरा पॉइंट का एक नाम क्या है? मान लो इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ना दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर जो है 2004 में सुनामी आई थी यहाँ पे। 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये पूरा रीजन डूब गया था पानी में। एक चीज़ याद रखना, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी, बताओ जरा। पेडल पीक। और अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, तो माउंट थुलियर। अंडमान दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, याद रखना। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे चोटी माउंट थुलियर है। ये आपको ग्रेट निकोबार में देखना। ठीक, हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं अंडमान निकोबार में। जैसे याद कर लो, जारवा जनजाति आपको यहीं मिलेगी। जारवा। ठीक है। कैंपेन जनजाति आपको मिलेगी यहाँ। कैंपेन। ठीक है। कैंपेन जनजाति। और ओंग जनजाति आपको मिलेगी। ओंग। ओंग जनजाति या ओंग ऐसे लिखा होता है, ओंग। एक है अंडमानी जनजाति। अंडमानी जनजाति। हाँ। सेंट लीज। सेंट लीज जनजाति आपको मिलेगी। ओंग बोलते हैं, ऑरेंज नहीं, ओंग शायद बोलते हैं, ओंग जनजाति। हाँ, ओंग बोलते हैं। और ये जो जो आपका ये शैम्पेन जनजाति दिख रही है, ये शैम्पेन जनजाति जो है ना, ये 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, तब इसने पार्टिसिपेट किया था। हुँ, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने अंडमान निकोबार के बारे में समझ गए। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अंडमान निकोबार में। मेन-मेन चीज़ें थी जो मैंने बता दी। आ रहा है? क्योंकि इन मैप को जितना जितना देखोगे कई सारी चीज़ें एक बार नज़र नज़र मारा करो कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं। ट्रिंकेट आइलैंड है ये, हालाँकि कभी पूछा नहीं गया, एक बार नज़र मार लो। ट्रिंकेट आइलैंड है, नॉन नॉन कॉवरी आइलैंड है ना? और रेवेलो चैनल यहाँ पड़ता है, रेवेलो चैनल है। ठीक है, थोड़ा-सा देखा करो। हालाँकि क्वेश्चन नहीं बना है यहाँ पे कभी, फिर भी। सोमबेरियो चैनल देखो, सोमबेरियो चैनल हाँ, यहाँ पड़ता है, सोमबेरियो चैनल। ये सोमबेरियो चैनल हम ये कह सकते हैं कि ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच पड़ता है, सोमबेरियो चैनल। कोरल रीफ, मिनिकॉय आइलैंड देखो ये। ठीक, हो गया सब लोग? समझ गए सब लोग? ये सेंट जॉर्ज चैनल है, लिटिल और ग्रेट निकोबार के कहाँ पर? ये यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया था इसको ग्रेट निकोबार को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है इसको। तो पता ही है आप लोगों को। इसी तरह मैप में लिखा करो, आप लोग अपने मैप में खुद लिखा करो। मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे मैप में सब में लिखी। देखो सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ लिख रखा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये, द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है ये। मिडल अंडमान, चोटी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ये हो गया। ये देखो ये आपके अपने पड़ोसी देश हैं ये। ठीक है, बस ये पता रहना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है, किस देश की भारत से लगती है? बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा बनाता है ये भारत से। तो 4096.7। सेकंड नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल, 5वें नंबर पे म्यांमार,
फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी सीमा जो बनाता है, वो अफ़गानिस्तान बनाता है इंडिया से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मान के चल रहे हैं, ये पता है आपको। सबकी राजधानियाँ कैसे-कैसे प्रदेशों की, ठीक है? और ये देखो, ऐसे कौन-कौन से आपके राज्य हैं जिनकी जो है, ये राज्य की राजधानी लिखी हुई है। हिमाचल प्रदेश शिमला, इसकी 2 राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है और एक धर्मशाला है। शिमला होती है गर्मियों में, धर्मशाला सर्दियों में रहती है। उत्तराखंड की भी 2 राजधानी हैं, देहरादून और एक गैरसैंण। देहरादून सर्दियों में रहती है, गैरसैंण गर्मियों में रहती है, ठीक है? आप लोग मुझे बताना कि ऐसे और कौन-कौन से राज्य या यूटीज़ हैं जिनकी 2-2 कैपिटल है। ठीक, यहाँ देखो, दादर नगर हवेली 1954 में जो है, इसको आज़ादी मिली है, मतलब पुर्तगाली छोड़ के चले गए थे। पुर्तगालियों से आज़ादी मिली है। नहीं, उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिया था। ये 1961 में दमन दीप 1961 में फ्रांस के अधीन कौन-कौन से क्षेत्र है ये सब? पांडिचेरी, भारत-पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। बताओ कौन-सी सीमा रेखा है बताओ यहाँ पे? ये बताओ क्वेश्चन ज़रा? मध्य रूप। कौन-सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? कौन-सा नहीं बनाता? नागालैंड, गुड। नहीं बनाता। साउथेस्ट साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन-सा है? बताओ। करेक्ट है, इंदिरा पॉइंट बताना। अगर ये पूछता स्थलीय भूमि पर दक्षिणतम बिंदु बताओ। स्थलीय भूमि पर बताते आप कन्याकुमारी, ठीक है? अब सुदूरतम दक्षिणतम साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है तो बताओगे इंदिरा पॉइंट। अगर पूछता स्थल स्थल जो है स्थलीय भूमि पर, तो स्थलीय भूमि पर तो आपका ये पड़ेगा जो है कन्याकुमारी। देखो, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का कौन-सा देश है? भारत है तो करिए। ऐसे कौन-कौन से आपको 3 देश, कौन-सा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बना रहा है? नेपाल से ही बनाता है, भूटान से ही बनाता है और चाइना से ही बनाता है। कौन-सा लगाओगे? तुम और कोई यहाँ पर आप और कोई बताओ, और कौन-कौन से देश हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं? कौन-कौन से राज्य हैं, 3 देशों से सीमा बनाते हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं भारत के? अरुणाचल प्रदेश हो गया, 3 देशों से बनाएगा, ऊपर से चाइना और इस साइड से म्यांमार हो जाएगा, इधर से आपका जो है भूटान हो जाएगा। तो ये 3, म्यांमार और भूटान 3 देश से बनाएगा। और बताओ, सिक्किम हो गया एक, तो और बताओ और कोई है? और कोई है जो 3 देशों से सीमा बनाता हो? वेस्ट बंगाल बनाता है, इधर से बांग्लादेश और नेपाल और भूटान दोनों से बनाता है ये। ठीक है? लद्दाख ले लो, यूटी हो गया लद्दाख। लद्दाख बताओ किस-किस से बनाता है? पाकिस्तान से बनाएगा? लद्दाख चाइना से बनाएगा सीमा? बनाएगा। और बताओ, और किससे बनाता है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, हो गए 3 देश। और कोई है जो 3 देशों से सीमा बनाता है? बस इतना याद रखना, त्रिपुरा जो है ना, वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इन देशों से सीमा नहीं बनाता, बल्कि बांग्लादेश से 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। कुछ बातें हैं ये देखो, वही क्वेश्चन आ गया। भारत में कौन-सा राज्य है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसके? पहला कौन-सा लगाओगे? त्रिपुरा? नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म बताओ।
नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन-सा है? इतने आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ठीक है, सिक्किम बिहार। ये देखो भारत में किस राज्य की समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? क्या लगाओगे? ये तो करा चुके अभी, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, सबसे तटीय राज्य कितने हैं टोटल? तटीय राज्य 9 हैं। अगर ये पूछे सबसे ज़्यादा तटीय राज्य ईस्ट में है या वेस्ट में है? क्या लगाओगे? वेस्ट में है, इधर 4 है, उधर 5 है, 5, 4, 9 टोटल 9 है। वेस्ट में आपके 5 मिलेंगे, ईस्ट में 4 मिलेंगे। और देखो उत्तर पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का भाग नहीं है, तो सेवन सिस्टर्स से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, सेवन सिस्टर्स का कौन-सा पार्ट नहीं है? ये आपका वेस्ट बंगाल नहीं है सेवन सिस्टर्स। पांडिचेरी का क्षेत्र आपको पता ही है, पांडिचेरी आपका 3 राज्यों में विस्तारित है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लग जाएगा ये क्वेश्चन। कर्क रे कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बताओगे कि कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में है? सबसे लंबी? ठीक है, एमपी याद। और एक क्वेश्चन और बताया था मैंने कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत की जो है, किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? कर्क रेखा, मानक समय रेखा राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़। बात इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। असम कुल मिलाकर कितने राज्य और यूटी से घिरा हुआ है? ये और बता दो जरा। असम कितने राज्य यूटी से घिरा हुआ है? तो कितने देखो, असम से कौन-कौन लगेगा? कौन-कौन जो है राज्यों से सीमा बनाता है असम? क्या असम अरुणाचल प्रदेश से बनाएगा? बताओ। नागालैंड से बनाएगा? मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है, मेघालय, ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कर लोगे आराम से ये क्वेश्चन। कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि असम जो है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, उस सबसे सीमा बनाता है, सबसे। समझ गए? बस इतना याद रखना कि असम सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश से ही बनाता है। बाकी ये चैप्टर आपका दादर नागर हवेली और दादर नागर हवेली और दमन दीव में ज़्यादा कुछ नहीं है। असम सिक्किम से नहीं करेगा। और जो सिक्किम तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर्स है उसका पार्ट है ही नहीं है सिक्किम। 7 ही तो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। सेवन सिस्टर्स वाला पूरा रीजन है, ये 7 राज्य बोलते हैं। सिक्किम नहीं लगेगा। और दादर नगर हवेली की बात करें तो दादर नगर, हाँ,
हाँ, तो सिक्किम सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से ही बनाता है सीमा, और किसी से बंगाल से बनाता है। और सिक्किम के बिल्कुल दक्षिण में आपको पश्चिम बंगाल का जो एक जगह मिलेगी, दार्जिलिंग, घूमने जाते हैं लोग यहाँ पे, पर्यटन स्थल है ये दार्जिलिंग यहाँ पे। और सिक्किम जो है ये नेपाल, भूटान दोनों दोनों के बीच में पड़ता है। और दादर नगर हवेली की बात कर रहे हो, तो दादर नगर हवेली आप देख सकते, दादर नगर हवेली और दमन दीप। तो आप देखो, गुजरात के पास आपको देखने को मिलेगा, गुजरात के पास आपको आइलैंड मिलेंगे, 2 आइलैंड मिलेंगे। एक है आपका दमन दीप, और एक जो है दादर नगर, ये दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली देखो सब लोग, वहीं मिल जाएगा आपको। गुजरात में बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिल्कुल दक्षिण में देखना, आपको दादर नगर हवेली देखने को मिल जाएगा गुजरात में दक्षिण में। तो गुजरात में जो गुलपफ गुलपफ खंबात है ना, खंबात खंबात के पास आपको दमन दीप देखने को मिलेगा। तो दोनों को मिला दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीप कर दिया है, एक साथ कर दिया है। तो ये कब किया गया है, 2019 में या 20 में? दोनों को मिलाया गया 2020 में। और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है खास, दादर नगर हवेली दमन दीप में बस यही सब याद। इनकी कैपिटल याद रखना, दादर नगर हवेली और दमन दीप की कैपिटल है दमन। नेक्स्ट, अब यहाँ देख लो, ये वाला जो चैप्टर है ना, मैंने बताया था, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की, सामान्य परिचय दिया है इन्होंने, भूगर्भिक संरचना, पेंजिया के अंगारा लैंड, लॉरेंसिया बोलते थे, गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है भूगर्भिक संरचना का विकास। ठीक है। पेंजिया क्या है, पेंजिया एक भूखंड हुआ करता था। पेंजिया क्या था, एक भूखंड था, अचानक से इसमें विस्फोट हुआ। और जितने भी हम आज के टाइम पे जितने भी हम लोग जो है महाद्वीप देखते हैं ना, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी द्वीप देखते हैं, अ, वो सब इसी का भाग थे पहले। जब इसमें विखंडन हुआ है तो ये अलग-अलग टूट के अलग-अलग जो है बिखर गए, बँट गए। ठीक, तो वही इसी यही वही ये चैप्टर है। और किस तरीके से विखंडन हुआ, यहाँ देखो, पेंजिया का जो विभाजन हुआ है और विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण हुआ है। तो एक तो देखो, उत्तरी वाला जो भाग था, उसको इन्होंने अंगारा लैंड बोल दिया। दक्षिण वाला जो भाग था, उसको उन्होंने गोंडवाना लैंड बोल दिया। अब इसमें कौन-कौन आएगा, तो अंगारा लैंड में आएँगे आपके यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड है। अंगारा लैंड में आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा आएगा भारत का। अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, मेडागास्कर होगा। ये आपके, ये पेंजिया का विभाजन की बात कर रहे हैं। 2 भागों में बँटा है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लो कि डायनासोरस का जो का विलुप्त होना, डायनासोरस का युग कौन-सा था? क्रिटेशियस जुरेसिक युग था उस समय। इस युग में थे डायनासोरस, ठीक है? कार्बोनिफेरस युग क्या था? कार्बोनिफेरस युग वो था, जिसमें आपको पहले रेंगने वाले जंतु आए, फिर रीढ़ की हड्डी वाले जीव-जंतु आए हैं। इस वाले युग में, कार्बोनिफेरस युग में। पूछता नहीं है, बस एक बार नज़र मार लो इनको। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी कुछ क्वेश्चन बाई चांस की बात है कि अगर आ जाए तो आपके माइंड में थोड़ा-सा क्लिक कर जाता है। अचानक से कभी-कभी देखो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा होता, फिर भी हमारे माइंड में क्लिक करता है कि ये हो सकता है आंसर, वही। एक और प्रायद्वीपीय भारत जो प्राचीन स्थलखंड पेंजिया का भाग है, में आर्किन काल की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में चतुर्थक काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्गन क्रम की चट्टान है, फिर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुडप्पा क्रम की चट्टान है, विंध्य क्रम की चट्टान है। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। आर्गन क्रम की बात करें, तो सर्वप्रथम गलित पदार्थों के शीतलीकरण, क्योंकि जब पृथ्वी पहले क्या थी, पृथ्वी बहुत गर्म हुआ करती थी, ठंडी हुई जब, तो सर्वप्रथम जो गलित पदार्थों के ठंडे होने के पश्चात, गलित पदार्थ क्या, लावा मैग्मा का रूपांतरण, लावा लावा मैग्मा के रूपांतरण के पश्चात ठंडा हुआ। जब ये ठंडी हुई तो उसके बाद सबसे जो पहली संरचना का जो विकास हुआ है वो आर्कियन संरचना बोली गई। ठीक है, ग्रेनाइट नीच चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है ये।
ठीक है? केवल दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ये सतह पर नज़र आते हैं। आर्किन क्रम की चट्टानों में याद रखना जीवाश्म नहीं पाए जाते। कहाँ से पाए जाएँगे? जब पहले ही इतना गर्म था और बाद में ठंडा हुआ है। जीवाश्म कहाँ से पाए जाएँगे? इसमें आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। और आर्किन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेंगी? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, बुंदेलखंड है, इन जगह रीजन पे आपको आर्किन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। आग्नेय चट्टानों से निर्मित संरचना के कारण रिकॉर्ड चल रही है। रिकॉर्डिंग में सब बहुत कुछ हो गया आज। आज मैप भी मैंने इसी में ओपन करके दिखा दिया, सब कुछ चल गया आज इसमें। सारी बात सब चीज़ रिकॉर्ड हुई है। अनलिस्टेड करके आपको सेंड कर देंगे, आप लोगों को देख सकते हो, बाद में देख लेना। पब्लिक नहीं करेंगे। पब्लिक वही वीडियो करेंगे जो हम अकेले में बैठ के बनाएँगे। क्योंकि बातचीत भी हम लोगों के बीच-बीच में हो जाती है, तो वही सारी चीज़। नेक्स्ट देखो, धात्विक, अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना है। आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन अत्यधिक कठिन है, क्योंकि काफ़ी जटिल संरचना है और गहराई में नीचे परतों में चले ज गहराई में नीचे परतें मिलेंगी, इसलिए जो है काफ़ी आर्थिक दृष्टि से दोहन करना कठिन है। ठीक है? तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आई कुछ बातें कि सबसे पहली जो संरचना बनी थी पृथ्वी पर, वो कौन है? आर्कन क्रम की चट्टानें ही पहले बनी है। जीवाश्म पाए नहीं जाते। एरिया आपको पता ही है कहाँ-कहाँ मिलेगा। ठीक है? धात्विक, अधात्विक खनिज मिलेंगे आपको। धात्विक, अधात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा, भंडार मिलेंगे। लेकिन आर्थिक दृष्टि से दोहन करना कठिन है इनकी संरचनाओं का। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ था। ये विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से एक है। अरावली के बारे में तो पता ही है आपको, जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, प्राचीनतम। ठीक है? स्टेबल हो चुकी है और काफ़ी ख़त्म भी हो चुकी है अरावली। फिर कुछ कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में आया था कि अरावली पर्वत की चोटियाँ चोटियाँ चोरी हो गई। अरावली पहाड़ी की चोटियाँ चोरी हो गई। न्यूज़पेपर में ऐसे ही निकला था, हिंदू पेपर में। अब हमने भी जब हेडलाइन पढ़ी तो बड़ा अचंभित कि चोटियाँ चोरी हो गई कैसे? उसको पढ़ा तो पता चला कि जो भूमाफिया थे, खनन वगैरह किया है तो सारा का सारा उन्होंने, हाँ, उन्होंने मिट्टी पूरी ख़त्म कर दी है। हाँ, हाँ, तो मिट्टी का खनन बहुत ज़्यादा हुआ है तो भाई पर्वत पहाड़ियाँ जो छोटी-छोटियाँ हैं काफ़ी, उनका खनन हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से मिट्टी वगैरह उन्होंने सारा ख़त्म कर दिया। पूरा पहाड़ को पूरा समतल मैदान बना दिया। अगला देखो, अगला है धारवाड़। अब धारवाड़ इसलिए भी नाम बोला जाता है क्योंकि कर्नाटक में सबसे पहले मिली है। कर्नाटक में ये जो है आपको धारवाड़ धारवाड़ जो जगह है वहीं पर मिली थी, तो इसलिए इसका नाम धारवाड़ चट्टानें बोला गया। आर्किन संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है। तो इसका कि जो आर्किन संरचना जो पहली हम लोगों ने पढ़ी है, उसी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए, अपरदन हुए, जिसकी वजह से जो है उन्हीं के अवसादों के निक्षेपण से, निक्षेपण मतलब इरोज़न, उन्हीं के अवसाद घिस-घिस कर दूसरी जगह पहुँचे और इकट्ठे बनते गए और ये प्रक्रिया बहुत सालों की है, 1 आध साल की नहीं। अब हमारी दूसरी चट्टान बनी है कौन-सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ संरचना का विकास जो है जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टान है। ऑब्वियस सी बात है, कायांतरित चट्टान है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। धारवाड़ का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। इसलिए इसका नाम धारवाड़ पड़ा है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय, शिलांग जो है, यहाँ पर आपको देखना। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कहाँ मिलेंगी? हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, इन सीढ़ियों में भी आपको देखने को मिलेगी। धात्विक, अधात्विक खनिज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। अवसादी चट्टानें यहाँ पर मिलेंगी। आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन भी आसान है।
इसमें आप देखो लोह अयस्क है, मैंगनीज है, सोना, चांदी, डोलामाइट, अभ्रक ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो आर्किन और धारवाड़ संरच हाँ, ये धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानें संरचना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? ये बताओ कुछ। नहीं पाए जाते जीवाश्म। और अवसादी अब देखो वो जो चट्टान है जो हम लोग अभी वो पढ़े थे जो है आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है वो अलग चीज़ है। ये यहाँ पर जो ये कायांतरित अवसादी का यहाँ मतलब है कि जो इनका जो निर्माण है जो घिस-घिस के जो है जो आर्किन क्रम की चट्टान है इनके घिसने से हुआ है। इनके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन इनमें हुआ है तब इनका विकास हुआ है। ठीक है? जब जब आपका आर्किन क्रम की चट्टानों से इनका विकास हुआ है, तो यहाँ पर आपको जीवाश्म तो जीवाश्म रहित हैं ये। ठीक है? अब इनको अवसादी चट्टानें बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ये आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे। रहित हैं, जीवाश्म नहीं मिलेंगे आगे इसमें। वो वाला जो हम लोग पढ़ते हैं जो चैप्टर जिसमें है आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, अवसादी वो अलग है। ये हम बात करें कि बड़ा पेंजिया था उसका उसके विखंडन से जो बना है वो यहाँ देखो कुडप्पा, आर्किन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक। अब तीसरी कौन-सी बनी? आर्किन पहले हम लोगों ने आर्किन पढ़ी, फिर धारवाड़ पढ़ी और आर्किन और धारवाड़ में अपरदन हुआ और भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो बनी क्या? उनके अवसादों के निक्षेपण से बनी क्या? कुडप्पा। ठीक है, अब कुडप्पा नाम इसलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मिली है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा विकास फैला है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखो इसमें आपको जो है चूना पत्थर सर्वाधिक भंडार मिलेगा, जीवाश्मों का अभाव पाया जाएगा। ठीक है, कुडप्पा संरचना अब सर्वाधिक विकास कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में मिलेगा। तमिलनाडु के शेवरॉय, जेवादी पर्वत घाटी है ये, अरावली पर्वत क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिले आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है चट्टानें, ठीक है? और भी आपका यहाँ कुछ खनिज वगैरह मिल रहे हैं। ये संरचना बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, एस्बेस्टस, संगमरमर कुल मिलाकर जो है अ, इमारती चीज़ों के लिए जैसे इमारत बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। संगमरमर वगैरह है या चूना पत्थर है या एस्बेस्ट बलुआ पत्थर है, इसका यूज़ ये सब मिल रहे हैं। विंध्यक्रम की चट्टानें देख लो, कोडप्पा संरचना के बाद उसके अवसादीकरण के और निक्षेपीकरण के बाद विंध्यक्रम की चट्टानें बनी हैं। समझ गए? पहले कौन-सी बनी? आर्कियन, फिर कौन-सी बनी? धारवाड़, उसके बाद भाई कुडप्पा के बाद ये कौन-सी बनी है? विंध्यक्रम की चट्टान। सीक्वेंस लगाने को भी आ जाए ना तब भी लगा सकते हो, ठीक है? बिहार के सासाराम और ये रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम के में राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र तक, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में एमपी और जो होशंगाबाद तक फैली हुई है। विंध्य संरचना की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, इसमें आपको कहीं-कहीं जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। विंध्य संरचना में आपको लाल बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये सब संरचना मिलेंगी जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है, धात्विक खनिज का अभाव है। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से आर्थिक महत्व ज़्यादा है, भवन निर्माण में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये बिंद क्रम की चट्टान। पन्ना, गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खान बिंद क्रम की संरचना में ही पाई जाती है। तो गोलकुंडा की जो हीरा की खान थी, वो इसी संरचना का पार्ट है, बिंद क्रम की संरचना का ही पार्ट है। गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड की याद रखना कि गोंडवाना लैंड में आपको कोयला वगैरह मिलेगा ज़्यादातर। देखो कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीप भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। इसमें अवसादों के निक्षेपण और जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। कोयला-वोयला यहाँ पे कोयला ज़्यादा मिलेगा। बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयला भंडार लगभग 98% इसी में मिलेगा। बिटुमिनस कोयला इंडिया में ज़्यादा मिलता है।
जितनी भी नदी घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, दामोदर घाटी है, दामोदर नदी दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है, इतनी नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पर आपको गोंडवाना संरचना मिलेगी। गोंडवाना संरचना मिलेगी, वहाँ कोयला मिलेगा, कोयले के भंडार मिलेंगे। दक्कन ट्रैप स्टेसिस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित चट्टान। ये कुल मिलाकर ये समझ लो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया मतलब लावा। आपको महाराष्ट्र है, मालवा क्षेत्र है, इसी वजह से इस वाले रीजन में आपको काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम आप यहीं तक याद हिंद तक याद रखो, उसमें ये दे रखा है, हिंद तक याद रखो। पहले नंबर पे आपका रखो आर्कियन, धारवाड़, हड़प्पा, फिर कार याद रखो। सीक्वेंस यही है। कौन सा आर्कियन पहले, फिर धारवाड़, फिर हड़प्पा, दक्कन ट्रैप में बता चुके हैं। गोंडवाना में मिलेगा भाई, धारवाड़ में तो खनिज वगैरह मिलते हैं। हाँ, मिनरल्स मिलेंगे, खनिज। और देखो गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये कर्नाटक के जो है ये बेंगलुरु, मैसूर, पठार, और तमिलनाडु के सिंध में। हाँ, और देखो यहाँ काली मृदा पाई जाएगी, क्योंकि भाई इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा हुआ, तो काली मिट्टी पाई जाएगी यहाँ। बस यही सब याद रखो, और ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सब मत पढ़ो, सब हम लोग जो है ये वाला जो रीजन है, ये ITCZ है, ITSZ है, MCT है, ये MPF है, ये सब लोग हम लोग पढ़ेंगे उसमें। हिमालय वाला रीजन है, उसमें पढ़ा देंगे। क्योंकि देखो बस इतना देख लो, ये जो जोन है ना, इसे ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। ट्रांस हिमालय और जो ग्रेट हिमालय है, इनको कौन सा जो ट्रांजिशन जोन है वो अलग करता है, या इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रांजिशन जोन आता है, इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रांजिशन जोन आता है, या इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हम बात करेंगे उसमें, हिमालय वाला जो रीजन पढ़ाएंगे, बात करेंगे। बाकी उसी में ही हम आपको बांगर खादर के बारे में भी बताएंगे, तो अभी इतना ही याद रखना इसी में, चैप्टर में। देख लो एक बार। हाँ बताओ। हम बता देंगे, पता है, तो ये जो हम वो केवल वो एरिया एरिया करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बरसों से क्वेश्चन नहीं बने और बनते भी नहीं है। अभी बस इतना याद रखो, पीसीएस को फोकस के हमें पीसीएस एग्जाम निकालना है, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ो। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ज्योग्राफी खत्म करने को पूरी ज्योग्राफी बैठ के पढ़ा दें, एक एक चीज़ को, एक एक चैप्टर को पढ़ोगे फिर जो है। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे, जब फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे तब हम शुरू से लेके एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता देंगे पूरी चीज़। अभी हम लोगों के पास अभी टाइम है मात्र एक डेढ़ महीने को, मान के चलो, डेढ़ महीने के आस। और पीछे से पेपर इतने देखो वैसे भी लाइन पे हम लोग 15-16 लोग ही रहते हैं। क्लास पर आगे बढ़ेगी, नाइट में क्लास चलाएँगे खूब। एग्ज़ाम पीसीएस का एग्ज़ाम, जितनी भी मेरिट जाएगी, जितना भी कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ से 10 नंबर आगे चलोगे आप लोग, इतना हमारा वादा है। जितना कराएँगे उतना करना। क्वेश्चन लगा लो भाई, देख लो। ऐप अपना चल रहा है, लेकिन अपना वो एक उस एप्लीकेशन पे अभी हिंदी कई चीज़ें चल रही हैं। एप्लीकेशन बाद में लॉन्च, बहुत सी चीज़ों की कमी है। चलो देखो यहाँ, वेतन प्रणाली भारत में नवीनतम है, कौन-सी है? पड़वाना है। और ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम ये पूछते सबसे प्राचीनतम जो है चट्टान प्रणाली कौन-सी है? तो क्या बताओगे? हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने और सबसे पहली चट्टान प्रणाली कौन-सी सबसे पहली चट्टान कौन-सी बनी थी? पहले कौन-सी चट्टान बनी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी ना सबसे पहले। यहाँ देखो, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, ये हम बता चुके हैं। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो दक्कन ट्रैप, यहाँ पे ये थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन बन जाएगा, ये 1997 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, आप लोगों के नहीं पूछेगा तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो, शिवालिक सीढ़ी, याद रख लो बस सेनेजोइक युग में बनी है, शासक शिवालिक, शासक सेनेजोइक, बस ऐसे याद रखो। यूपीएससी में पूछा है 1997 में। और याद रखना कि हिमालय की सबसे नवीनतम सीढ़ी है ये, सबसे नवीनतम। और लघु हिमालय स्थित है, ये आपका शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में मिलेगा लघु हिमालय। और बैसाल्ट निर्मित लावा क्रिटेशियस युग में, बस इसको याद कर लो कि बैसाल्ट निर्मित लावा शेल का निर्माण कहाँ क्रिटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ तो जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ है गोंडवाना लैंड के टूट कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह गोंडवाना लैंड, यहाँ कोयला ज़्यादा मिलेगा, बस और कुछ ज़्यादा खास इस चैप्टर में है नहीं। रेयर केस में बन जाए तो बन जाए, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है तो मैंने पढ़ा दिया बस। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसकी आगे की चीज़ें, भू आकृतिक वाला।